नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या प्रधानमंत्री की छवि चमकाने में सरकारी विज्ञापनों के मद का पैसा अकेले पीएम मोदी की छवि पर खर्च किया जा रहा है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज ट्वीट के दस्तावेजों के जरिए एक गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी के लिए पीएम मोदी के इवेंट पर 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर डाले। टीओआई की ये रिपोर्ट एक आरटीआई पर आधारित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई से पता चलता है कि वंदे भारत ट्रेनों का प्रचार एक महंगा सौदा साबित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अकेले दक्षिणी रेलवे ने क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेनों के लिए 2 लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुल 2,62,60,367 रुपए खर्च किए। विशेष रूप से इन आयोजनों में 8 अप्रैल को चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत और 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत शामिल थी। आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में दक्षिणी रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे ने चेन्नई में आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने के लिए कुल 1,14,42,000 से अधिक रुपए खर्च किए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि में से 1,05,03,000 से अधिक रुपए का भुगतान इवेंट मैनेजमेंट के लिए नियुक्त एजेंसी इवोक मीडिया को किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे के तिरुवनंतपुरम डिवीजन ने तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत के लिए तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी द्वारा आयोजित लॉन्च कार्यक्रम को संभालने के लिए मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स लिमिटेड नामक एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म की सेवाएं लेने के लिए 1,48,18,259 रुपए खर्च किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज 13 जुलाई को कहा कि संसद भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट तय करती है। हर कार्यक्रम योजना का एक अलग मुख्य बजट होता है। जयराम रमेश ने कहा कि अब 19 मई 2023 को एक अभूतपूर्व कदम में वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि विभिन्न विभागों मंत्रालयों में विज्ञापन और प्रचार के लिए संसद द्वारा तय किए गए धन का 40% केंद्रीय संचार ब्यूरो के हिस्से में रखा जाना चाहिए। यानी वो 40% बजट राशि अब सीबीसी के पास आ जाएगी। सीबीसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित 2023-24 के लिए सीबीसी का बजट 200 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय के 19 मई 2023 के आदेश से चालू वर्ष के लिए सीबीसी का बजट अचानक अब 750 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि स्पष्ट रूप से सीबीसी ये बजट 2024 आम चुनाव के दौरान मोदी सरकार के चुनाव अभियान पर खर्च करेगी। सीबीसी एक सुपरदार है जो पीएम उर्फ प्रचार मंत्री की धुन पर नाच रहा है, लेकिन इस प्रचार मशीन के पास पर्याप्त धन नहीं था। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ सीबीसी के पास पैसा आ जाएगा। क्या ये वास्तव में दुरुपयोग नहीं है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहरहाल कर्नाटक की 40% कमीशन सरकार की तरह मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंका जाएगा। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना है कि यह हैरान करने वाला है। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में सरकारी प्रचार निधि का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में आज राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। पहले विधानसभा में बवाल हुआ, फिर सड़क पर बीजेपी ने आज गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार भी छोड़ी। इस दौरान बीजेपी का कहना है कि पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा की लाठीचार्ज में मौत हो गई। आरोप है कि वो लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे दुखद तो ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। वो जहानाबाद का जिला महामंत्री था। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की, अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की होने वाली बहाली और बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की इजाजत देने के खिलाफ पटना में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी के 9 विधायकों को शपथ लिए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ अगला मंत्रिमंडल विस्तार भी रुका हुआ है। एनसीपी नेता अजित पवार खुद डिप्टी सीएम बन गए और बाकी 8 विधायक मंत्री, लेकिन सभी बिना विभाग के मंत्री हैं। अजित पवार की वित्त मंत्रालय पाने की हसरत पूरी नहीं हो पाई है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल बुधवार शाम दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने पहुंच गए।
दरअसल ये मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के लिए इसमें पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटनाक्रम को इस रूप में भी देखा जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना ने भाजपा नेतृत्व के सामने बाधा खड़ी कर दी है। शिंदे खेमा विद्रोही अजित पवार वाले एनसीपी गुट को आवंटित किए जाने वाले महत्वपूर्ण विभागों का जोरदार विरोध कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि जहां फडणवीस ने मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का रुख नरम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे खेमे का गुस्सा सिर्फ विभागों को लेकर नहीं है, बल्कि शपथ लेने वाले मंत्रियों को लेकर भी है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 6 मई को पुलिस पूछताछ के दौरान 6 महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ब्रजभूषण ने उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया, जिसमें कहा गया है कि पहलवानों की सांस लेने की जांच करने के बहाने भाजपा सांसद ने उनके स्तन और पेट को छुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जांच समिति की सुनवाई के दौरान एक पहलवान ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ने उनके स्तनों और पेट को 3-4 बार छुआ और उसके सांस लेने के तरीके की लगातार आलोचना की। हालांकि ब्रजभूषण ने आरोप से इनकार किया है और कहा कि सांस लेने का सही तरीका बताते हुए उन्होंने अपना पेट छूकर दिखाया था। ब्रजभूषण ने एमसी मैरी कॉम की अगुवाई वाली समिति को बताया कि वो याद करने में असमर्थ हैं कि घटना कहां हुई थी, लेकिन एक टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एक अन्य महिला पहलवान और एक कोच ने सोचा कि शिकायतकर्ता मुकाबले के दौरान गलत निर्णय क्यों ले रही है। ब्रजभूषण ने जांच समिति को बताया तो हमने बात की कि उसका सांस लेने का तरीका उल्टा है। ब्रजभूषण ने कहा, मैडम मैं इसका शिकार हो चुका हूँ। एक घटना घटी थी, मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। मैं लगभग 20 साल तक ठीक से नहीं सो पाया था। इसके बाद मैंने योग की शरण ली। मुझे बताया गया कि चूंकि मेरी सांस लेने का पैटर्न उल्टा है, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ब्रजभूषण ने बताया, पहलवान और कोच ने उनसे उल्टे सांस लेने के पैटर्न का मतलब पूछा। तब मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और उन्हें दिखाया कि जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। उस क्षण सभी ने अपनी श्वास की जांच की। जब शिकायतकर्ता आई तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हें भी योग करना चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में मदद की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के हवाले से लिखा है कि तोमर को 6 शिकायतों में से 2 में सह अभियुक्त बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि तोमर ने जानबूझकर ब्रजभूषण के लिए ऐसा माहौल बनाया जिसमें उनके लिए महिला पहलवानों का यौन शोषण आसान हो जाए। इसमें कहा गया है कि तोमर ने यह सुनिश्चित किया कि जब महिला पहलवान ब्रजभूषण से मिलने जाएं तो वहां कोई ना हो। तोमर ने ऐसा जानबूझकर किया, इसका एक साफ मकसद था। एक मामले में उन्होंने एक महिला पहलवान के पति को वहां नहीं रहने दिया, एक दूसरे मामले में एक कोच को उन लोगों से दूर रखा गया। ये सब ब्रजभूषण के दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर और उससे लगे दफ्तर में हुआ था। दक्षिण कोरिया में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एयर इंडिया से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मार्गों पर लगातार उड़ान में देरी को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आईओसी दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष किस्ले कुमार ने एयर इंडिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जवाबदेही की कमी और देरी से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने से इनकार करने पर चिंता जताई। यात्रियों के मुताबिक उड़ानें अक्सर हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए लेट हो जाती हैं। पिछले 2 हफ्तों में केवल 3 दिनों में लगभग 15 घंटे की देरी देखी गई है। कुमार ने कहा कि उड़ान में देरी के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाओं में गंभीर व्यवधान आया है। कुछ मामलों में यात्रियों की कनेक्टिंग उड़ानें छूट गईं, उन्हें वित्तीय नुकसान हुआ और भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि देरी के लिए एयर इंडिया की ओर से कभी कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। किस्ले कुमार ने एयर इंडिया से अपनी उड़ान में देरी के कारणों को बताते हुए उचित दस्तावेज की मांग की। हालांकि एयर इंडिया ने ऑपरेशनल रीजंस का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।